जी, अब हम बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी। देखिए, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स जब हम पढ़ेंगे तब हमारा ये टॉपिक होगा। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि ये डिफरेंस होता है एनर्जी का बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के दरमियान। इनके दरमियान एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और याद रखें, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। और कंपैरिजन की बात करें रेजोनेंस एनर्जी का, तो एरोमेटिक जो होते हैं वो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रखते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि एरोमेटिक ज्यादा रखते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक की होती है, यानी सबसे कम जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। दूसरा पॉइंट, मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। नंबर 3, जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक सिस्टम है, एसीटेट आयन का। ये अब यहाँ पे आप देखें, ए और बी जो है, ये इधर बनाना था। यहाँ पे बाण हटा के यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ए और बी। आप देखें ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये इक्विवेलेंट है। क्या मुराद होता है सर इक्विवेलेंट से? कि 50% इसका पार्ट है, 50% ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर सिस्टम। आपने देखा बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर होते हैं और वो पांचों स्ट्रक्चर मिलके एक बेंजीन बनाते हैं। तो 5 स्ट्रक्चर और कहा 2 स्ट्रक्चर 50-50 वाले हैं दो, और उनमें कुछ होंगे 10%, कुछ 20%, कुछ 15%, इस तरह का। तो वहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत कम कर रहे हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 50-50, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ये जो रूल नंबर 3 है इसको याद रखना है आपने। नंबर 4, एक होती है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन जो होती है, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो होती है इसकी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन की निस्बत, अब क्रॉस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। अब याद रखें सर, ये जो सिस्टम है इसमें लोन पेयर इधर को भी जा सकते हैं और इधर को भी जा सकते हैं, इसको क्रॉस बोलते हैं। इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जबकि अगर आपका सिस्टम ऐसा होता, ये सिस्टम होता आपका, तो सर अब लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ इधर को जा सकते हैं, इस डायरेक्शन को जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकते हैं। इसको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे लोन पेयर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, तो इस वजह से
इसकी जो रेजोनेटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू एक्सटेंडेड वन, क्योंकि वो उसका फोकस सिर्फ एक जगह पे होता है। इसके बाद नंबर सर ये 5। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जो है तो ये तो नहीं होगा ना ये सेकंड वाले स्ट्रक्चर में? ये वाले बात है ना, तो इसको ऐसे करेंगे, फिर ये इधर आएगा लोन पेयर, या इसको ऐसे नहीं, बना। लोन पेयर वाले के साथ बॉन्ड तो नहीं बनाएंगे ना, लोन पेयर वाले ऑक्सीजन के साथ। ये जो लोन पेयर है ना, ये इधर शिफ्ट होगा पहले, इसको ऐसे, ये सर देखो। वो सिंगल बॉन्ड होगा ना पहले। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे स्ट्रक्चर बना लें आप। अब ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, और ये वाला इधर। ठीक हो गया? समझ आई यस। बात की या नहीं आई? यस सर, आ गई। तो ये ऐसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। हनीफ साहब आप माइक ऑफ करें, आपका दूसरी दफा माइक ऑफ किया जा रहा है। तो ये आपके पास फोर्थ रूल था। इसके बाद फिफ्थ आ जाता है कि ओवरलैपिंग जो होती है वो रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मुराद है सर? सर एक बात हमेशा याद रखिए, जो स्मॉल साइज के एटम होते हैं वो अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। क्यों अच्छा बनाते हैं? क्योंकि ओवरलैपिंग उनकी अच्छी होती है। लेकिन अगर एक एटम ये हो और एक एटम ये हो, तो इनकी बॉन्डिंग कैसे अच्छी होगी? स्मॉल साइज के एटम जो होते हैं अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। और ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब आप लोग बता दें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? जी, ए। ए होगा। क्लोरीन ये स्मॉल साइज। स्टेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पहले में देखें तो कार्बन जो होता है 2p से बिलोंग करता है, और क्लोरीन 3p से। ठीक है, और यहाँ पे 2p और 4p से बिलोंग करता है। तो डेट्स वाई आपको पता है कि ये अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं एज कंपेयर टू दिस। ये केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको बड़े डिटेल से बता दूंगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये है आपके पास सिस्टम। हाँ जी, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ए और बी? ए हो जाएगा। ए ए हो। मोर स्टेबल है। क्यों? सर, सर साइज स्मॉल है। बिल्कुल 2p ओवरलैपिंग है। अब देख रहे हैं ये इतने रूल हैं, आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है। याद रखें, एक दफा आपने खुद हाथ से नोट्स बना लिए ना इसके, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ये बातें भूलेंगी नहीं। वो एक मैं पढ़ रहा था, एक कोट था किसी फेमस पर्सनैलिटी का, वो कहता कि 10 बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बार लिख लिया जाए। तो स्टूडेंट कहते सर हमें नोट्स देंगे आप? मुझे हैरानगी होती है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो बस पक्की पकाई खीर के पीछे लगे हुए हैं। सर हमें नोट्स दे दें, हमें ये कर दें। आपको लेक्चर मिल रहे हैं, आपको एमसीक्यूज के नोट्स मिल रहे हैं, आपको बुक्स रिकमेंड की जा रही हैं। आपने काम क्या करना है? क्या काम करना है आपने? सिर्फ इसके नोट्स बनाने जो लेक्चर हैं। बाकी तो सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसमें भी आप काम नहीं कर सकते तो बेटा आपने क्या लर्न करना है फिर? स्टूडेंट की पहली यही बात होती, सर हमें नोट्स मिलेंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी का निजाम है ना, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया स्टूडेंट्स का। उन्होंने ऐसे नोट्स पे हिलाया है हमारे सिस्टम को कि हम जान ही नहीं छोड़ते नोट्स की। और टीचर से पहले सर इसके नोट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है छठा रूल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इसमें आपने देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है।
मिलती जुलती चीजें हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है। हाँ जी, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? सी ऑप्शन। सी। सर ए। ए होगा, बिल्कुल ठीक बताया। देखिए, आपको रेजोनेंस चेक करनी, किसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रही है? ए में। ए वाले में। क्यों हो रही है? आपको एक बात प्रीवियस लेक्चर्स में भी पता चली है कि जो लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। समझ आई बात की? तो ये कार्बन इजीली देगा एज कंपेयर टू अदर। हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम तो दे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश ही नहीं करते, वो तो जान ही नहीं छोड़ते इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये वाला जो होगा आपके पास, ये मोर स्टेबल होगा। इसके बाद एक छोटा सा रूल है, फ्राइज रूल। फ्राइज रूल क्या कहता है वो देखते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रेजोनेंस की बात कर रहे हैं हम कि रेजोनेंस किस में ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। फ्राइज रूल। फ्राइज रूल ये कहता है कि जो स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक होते हैं, जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं या मोर स्टेबल होते हैं। बस ये फ्राइज रूल कहता है। और ये हमेशा हमेशा रिंग स्ट्रक्चर्स में अप्लाई होता है। ये रिंग स्ट्रक्चर्स में अप्लाई होता है फ्राइज रूल। अब एग्जांपल आपसे मैं शेयर करता हूं, आपने बताना है। कि ये है आपके पास एक एग्जांपल। आप खुद से समझ जाएंगे, छोटा सा रूल है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए और बी? सर बी। बी होगा। ए क्यों होगा? ए ए है। को ए क्यों होगा भाई? बेंजीन लाइक कौन है इनमें से? ए है या बी है? बी। सर वो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर नहीं। नेफ्थलीन कहाँ से आ गए यहाँ पे? बेंजीन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो देखें बस आप। ये एक अलग से बेंजीन बन रही है, ये अलग से बेंजीन बन रही है। ज्यादा रेजोनेंस इनमें हो रही है आपके पास, इनमें रेजोनेंस इतनी नहीं हो रही जितनी इनमें हो रही है। यहाँ दो स्ट्रक्चर है बेंजीन लाइक और यहाँ सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, तो बी जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये फ्राइज रूल था, एक छोटा सा ही टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है, और इस चैप्टर को हम खैर बात कहते हैं, ठीक है। वन मोर एग्जांपल आप देख सकते हैं खुद से भी, और आपको पता चल जाएंगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। बस कैक्यूल स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखें कि कैक्यूल ने कौन से स्ट्रक्चर दिए थे, तो उसको आप समझ जाएंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको इसलिए भी हमने ज़्यादा टाइम लगाया है क्योंकि सर बेसिक ऑर्गेनिक ही यही है। आपके चौथा दिन है आज, तो इसके बाद जो चैप्टर है हम एक दिन दो दिन में वो सारे कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिक नेचर की बात करने जा रहे हैं हम। देखें, बेस आपको पता है दो
कॉन्सेप्ट से समझते हैं हम। एक तो लोन पेयर डोनेट करती है और ज्यादा हम इसी को डिस्कस करते हैं, या वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है। अब लेविस बेस की बात करते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है तो इसके अकॉर्डिंग सारी बातें होती हैं। याद रखें लेविस के मुताबिक ये सीन था कि बेस जो होती है ना सर, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती, तो इट मींस जो इजीली डोनेट करे वो अच्छी बेस होगी, गुड बेस होगी, वो गुड बेस होगी और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी? हाई होगी। बस ये बात आपने याद रखनी है। 4 रूल हैं, 4 से 5 वो देखते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। जी पहली एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल से समझना है हमने। आपने खुद से मुझे बता देना है कि इनमें अच्छी बेस कौन सी है। जी बेटा, कौन सी अच्छी बेस है, ए बी आर सी? सर 1। 1, ठीक है। आपको इतनी एग्जांपल अब करवा दी तो इतना तो पता चल जाना चाहिए। इट मींस पहला रूल क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इजीली डोनेट करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पता चला चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल। तो ये अकॉर्डिंग टू एग्जांपल देखते होते हैं हम, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। दूसरा रूल, OH नेगेटिव एंड वाटर, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा जी? ज्यादा कौन, सॉरी स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी तो उल्ट है ए बी की। सर वाटर। H2O. वाटर नहीं होगा, यहाँ पे OH OH. नेगेटिव चार्ज जो होता है ये मोर इलेक्ट्रॉन रखता है। मैंने आपको ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताया था, कोई बंदा मुझे बता सकते हैं दोबारा से क्या बताया था? जल्दी सबसे से पहले बता दो। पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल और लास्ट में। भाई मैंने ये बताया था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नेगेटिव चार्ज के पास, फिर बताई थी मैंने लोन पेयर के पास, और फिर मैंने बताई थी पाई बांड के पास। ये बात नहीं बताई थी मैंने? भूल गए आप लोग? मुझे याद है। Yes, sir. तो ऐसे था सीन, ठीक है। अब देख लें तो ये इस एग्जांपल से देखें, जब जितने रूल्स आपको आज गला खराब है तो सही से आवाज भी नहीं निकल रही। जितने सर ये रूल्स, हम इस पे नहीं करेंगे क्या? कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। तो वहां पे देखें जो उसके पास लोन पेयर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो डेंसिटी किसके पास ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा है, ठीक है। तो स्टेबल तो बेटा मैं आपको क्या समझाऊं, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है ये चार्ज? ये बताएं जरा, वाटर ज्यादा स्टेबल है या OH? हाँ जी, OH, sir. OH ज्यादा स्टेबल है। Yes, sir. उसमें इलेक्ट्रॉन वाटर भी है. क्या वाटर हो ज्यादा गया? होगा सर। क्या हो गया है भाई आपको? कहाँ से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? न्यूट्रल जो होता है वो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज वन। जो चार्ज चीज होती है वो स्टेबल नहीं होती, न्यूट्रल स्टेबल होता है, ठीक है। सर मैं तो उस रूल को सोच रही थी ना कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, सो इस वजह से मैंने वो रिप्लाई किया। तो हर जगह पे नहीं उसको सोचना होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आपको पता चल गया। तीसरा जो रूल है वो है OH इसमें वाटर स्टेबल होगा। नेगेटिव एंड SH नेगेटिव। हाँ जी, अब बता दें। वो एक स्टूडेंट था जो शायद हमें पहली दफा मिला था, जहाँ मैंने उससे कहा था कि हम ना इस रूल को आगे बात करेंगे। जिसने ये आप लोगों को ये रूल बता के चला गया वो आपको फड्डे में डाल गया। जी बताएं इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? बी। अब आप लोग बदल क्यों रहे हैं? आपने तो कहा था कि सर नेगेटिव चार्ज जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है, तो OH को क्यों नहीं कह रहे आप? खैर
चले, एक बात याद रखें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज स्टेबल तब होता है जब वो पीरियड की बात कर रहे हो, एक ही पीरियड के एलिमेंट ले रहे हो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और चार्ज जो होता है वो ग्रुप की अगर हम बात करें, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, तो चार्ज फिर स्टेबल होगा लार्ज साइज के एटम के ऊपर। तो अब स्टेबल चार्ज है लार्ज साइज के एटम के ऊपर। याद रखें एक ही ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो इनमें बता दे बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होगी? ओ एच डाउन डाउन में सर। डाउन में क्यों होगी? अल्लाह के वलियो, तो इलेक्ट्रॉन OH इजीली की दे मोर सकते हैं ना। होगी। भाई स्टेबिलिटी का चक्कर इनवर्स होता है बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, ओ एच है या एस एच है? जी OH है। SH OH। शाबाश बेटा। SH अभी मैं आपको बता रहा हूं कहाँ होते हैं आप। अभी अभी बताया भी है कि ग्रुप की बात करेंगे तो चार्ज स्टेबल किसके ऊपर होगा? लार्ज साइज एटम के ऊपर। और अगर पीरियड की बात करेंगे तो चार्ज स्टेबल किसके ऊपर होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। ये बातें की हैं। अब बता दें कौन ज्यादा स्टेबल है? जी स्टेबल कौन है ज्यादा, ए और बी? B मोर स्टेबल है। बिल्कुल बी ठीक है, स्टेबल है, सल्फर का साइज ज्यादा है ऑक्सीजन से। सही हो गया। और मोर बेसिक कौन सा है? A मोर बेसिक है। ए मोर बेसिक है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक हो गया। सर अगर हम हेलोजन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो इस तरह इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम देते हैं, और वो स्टेबिलिटी की बात करें तो क्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन में जो ना, तो फिर आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन इस तरह। ज्यादा स्टेबल होगा, चार्ज को रखेगा। ठीक है अच्छा, तो ये इंडक्टिव। जी। हाँ जी पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, इसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये ए, फिर हमारे पास आ जाता है बी। अब ये तो आपको पता होगा, इसमें कौन ज्यादा बेसिक है जी? हाँ जी बता दे जरा, ए और बी। B मोर बेसिक है। अली आप बताएं, अली जी कौन सा सर ज्यादा? ए। बी बी बेसिक। आप लोग तो चुप करें बेटा। हाँ जी कौन सा ज्यादा है बेसिक? सर ए। ए। आपको क्यों लगा ए? सर इसमें बॉन्ड हाँ बताएं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अच्छा क्योंकि वहां पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ ठीक पर ट्रिपल ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ज्यादा है। तो इट मींस आपको एक रूल बताया है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है। ऐसे ही पढ़ा है ना आपने? जी ऐसा है या नहीं है? बोले। जी सर। जी तो सर। स्टेबल चीज क्या रिएक्शन में हिस्सा लेती है? क्या वो इलेक्ट्रॉन देती है स्टेबल चीज? नो, लेस रिएक्टिव। तो फिर बेस तो वो अच्छी होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो कौन सी अच्छी बेस है? अब फिर बता तो दें। बी बन गया सर। बी। बी सर। बी। अब समझ आई है कुछ बात की या नहीं आई? यस बिल्कुल सर। ठीक हो गया। तो ये बेटा कुछ रूल थे, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और बेसिक स्ट्रेंथ का एक और भी वैसे रूल है, चले वो भी लगे हाथ, जाते जाते आपको बता ही दें।
आप क्या याद रखेंगे? सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कुछ इफेक्ट हो सकता है ये स्टेबिलिटी अभी पर? अभी जो पीछे देखा हाइब्रिडाइजेशन का ही चक्कर था ना वो। अच्छा, इसमें इन दोनों में कौन ज्यादा? टेस्ट आपका ऐप के थ्रू होगा, लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, अटेम्प्ट कर सकेंगे आप, और उसी वक्त आपको आंसर्स और आपके मार्क्स जो होंगे वो उसी वक्त ऐप के थ्रू ही आपको मिल जाएंगे। जी, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, ए आर बी? बी मोर बेसिक होगा। अच्छा, बी मोर। बी। क्यों, ऐसा क्यों आपको लगा? क्योंकि बी में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाँ इफेक्ट जी, की वजह से। बिल्कुल सही बात है, समझदार हो गए आप लोग। चलें बेटा, इसके साथ इस चैप्टर का खात्मा करते हैं, बिल ईमान और बिल खैर। कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी। सर ये जो नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है, इसमें क्या डिफरेंस है? जो एरोमेटिक होता है और एंटी एरोमेटिक होता है, इसमें सिर्फ इवन और आड का डिफरेंस है, इस बात को समझते हैं आप? यस सर। और जो नॉन एरोमेटिक होगा उसमें या तो पूरी रिंग में रेजोनेंस ही नहीं होगी, ये मेन कंडीशन होती है। ठीक है, उसमें पहला है बस देखना है, रिंग में रेजोनेंस नहीं होगी पूरी में। ठीक है, यस सर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? समझ आई इस चैप्टर की आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलें, अभी ये एक चैप्टर हो गया आपका, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हमारा स्टार्ट होगा, और कल हम आखिरी लेक्चर दे रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे पास 35 या मोर देन 35 स्टूडेंट जो हैं वो हो चुके हैं रजिस्टर्ड। टेस्ट टाइमिंग मैं आपसे शेयर करूंगा ग्रुप में, टेस्ट आप लोगों का होगा। सर ये रिकमेंडेड बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं ये। वो इंशाल्लाह आपको 1 जून को मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। आप को ग्रुप में ना बुक्स प्रोवाइड ही कर दूंगा, रिकमेंडेड बुक्स का तो चक्कर ही छोड़े, मैं आपको नोट्स, एमसीक्यूज के बुक्स और बाकी चीज़ें हैं वो 1 जून को आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल? तो जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो फी पे कर सकते हैं, और आई थिंक सो उन्हें पता है, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी आपको। पहले आपने डांसिंग रेजोनेंस को देनी होती है, फिर आप मीजोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ठीक है, यानी वो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी वो दूसरे नंबर पे है, फिर मीजोमेरिक आता है तीसरे पे। बस ये एक दफा याद रखने वाली चीज है। तो एग्जांपल्स तो फिर ऐसे होती हैं जैसे ना होने वाली बात है। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? आगे तो छुट्टियां आ रही हैं वैसे। हाँ जी, कल हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करना है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है ये अल्लाह को पता हो बेटा, हमें क्या पता। जो आपको पढ़ाया है फिल वक्त तो वही तैयार करें, टेस्ट उसी में से होगा। अभी वैसे छुट्टियां हैं आपके लिए तो बड़ी ये नादर मौका है। आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं तो आप अल्लाह के बंदो इतनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ना आपको कोई काम होना है ना कुछ। तो छुट्टियों में आप घर बैठ के ये लेक्चर सुने, नोट्स बनाएं,
और बुक्स जो मैं आपको शेयर करूंगा, जो आपको कहूंगा ये परचेज करें, उनको लें और स्टार्ट कर दें तैयारी। तो मेरा नहीं ख्याल आप मार खाएंगे किसी भी टेस्ट में। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आपने मेरे मुताबिक काम किया। तो अगर आपने नहीं काम किया तो बेटा उसकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मेरा काम आपको पढ़ाना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है। कोई ऐसा आला इजाद नहीं हुआ कि दिमाग खोल के घोल के कोई पुड़ी डाल दूं, उसमें सारा नॉलेज घोल दूं, ऐसा कोई आला अभी तक इजाद नहीं हुआ। तो कोशिश करें खुद से ही आप समझे इस नाजुक सूरत हाल को जो चल रही है, तो तैयारी स्टार्ट करें अपनी। ठीक है बेटा, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।